नमस्कार दोस्तों, हिंदी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर दीनदयाल आपको 5वें दिन से जुड़ने जा रहा हूं। लगातार हम 10 प्रश्नों के साथ आपके साथ प्रतिदिन जुड़ते हैं और जिसका एक अच्छा रूप जो है हमारे सामने निखर कर आ रहा है। इसलिए आपके सबके सहयोग के लिए आपका धन्यवाद। और मैं पूरी आशा रखता हूं कि मेरे प्रश्नों से आपको आगामी परीक्षा के लिए बहुत सहायता मिल रही होगी और मिलेगी। इसी क्रम में ये 5वीं कक्षा में हम अपने 10 प्रश्नों को रखें, उससे पहले हम देखेंगे कि हमने कहा था कि पिछली कक्षा में कि सभी अपने 10 प्रश्नों का स्वमूल्यांकन करें और देखें कि कितने उत्तर आप ठीक देते हैं, जिससे मुझे भी पता लगे कि क्या मेरे प्रश्न भारी हैं या आप में अभी कुछ कमजोरी है तो उसे कैसे दूर किया जा सके। तो पहला तो हमने एक गृह कार्य के रूप में जो प्रश्न दिया था, यह लड़का मेरा है, इस पर बात करें। इस पर बहुत लोगों के आंसर आए और सही आए। और आंसर क्या था? वो था निजवाचक सर्वनाम। क्यों था निजवाचक सर्वनाम? क्योंकि यहाँ दो सर्वनाम दिए थे, एक तो यह और एक ये मेरा, लेकिन मेरा पर अंडरलाइन की गई है, रेखांकित किया गया है, उसी की बात पूछी गई थी। कई बार प्रश्न ऐसा आएगा, ध्यान रखना आप, वाक्य दिया होगा और बोलेंगे कि इसमें कौन सा सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम का मतलब यहाँ दो हैं, तो क्रम से आंसर देना पड़ेगा। यह का भी आंसर देना पड़ेगा और मेरा का भी आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, अगर यह सर्वनाम है तो हमने रेखांकित जो शब्द दिया था उसका केवल सर्वनाम जानना था और वो निजवाचक है। निजवाचक में क्या होता है? जब हम, यानी हम कौन, वक्ता स्वयं का प्रयोग करता है, खुद का प्रयोग करता है, अपने आप नामक शब्द का प्रयोग करता है, वहां पर निजवाचक सर्वनाम होता है। यह लड़का मेरा है, वक्ता अपने बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ निजवाचक सर्वनाम है। तो जिन लोगों ने उत्तर दिया वो सही थे, और जिन्होंने नहीं दिया ये भी मान लेता हूं कि वो भी सही होंगे, या घबराहट में शर्म के मारे नहीं दिया है कि न जाने सर हंसेंगे या और बच्चे भी क्या सोचेंगे। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इस तरह मत सोचिए, झिझकेंगे और इस प्रकार के प्रश्न उत्तर में शामिल नहीं होंगे तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। बिना किसी की परवाह किए आपको अपना मत रखना चाहिए। ठीक है, और इसलिए आप देखेंगे जो पिछले 10 प्रश्न थे उसमें राकेश, जिसके सबसे कम नंबर आए हैं 10 में से 2, लेकिन उन्होंने अपने उत्तर बताए। ये हिम्मत की बात है, क्योंकि अगर आप शर्म करेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा आपको। 2 नंबर आ गए, कोई बात नहीं, अगली बार आपको 10 में से 10 भी मिलेंगे। वहां उसके बाद हिता हमारी पुरानी स्टूडेंट है, जीटीबी में पढ़ती रही हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, लेकिन उनके 5 अंक आए हैं और उन्होंने अपने 5 अंक आने का कारण भी बताया। देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, स्पष्टीकरण भी दिया है कि 5 क्यों आए हैं, क्योंकि बहुत दिन से उनका प्रयास छूट गया है। समय के साथ साथ वो इतनी बिजी रही हैं लॉकडाउन की स्थिति में भी कि वो अभ्यास नहीं कर पाई। इसलिए मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक बार पाठ्यक्रम पढ़ भी लिया है तो भी आप निरंतर अभ्यास में रहिए, चाहे अपनी किताबों के साथ, पुराने नोट्स के साथ, या दोबारा कक्षा लेकर, कैसे भी। ये क्रम टूटा और आपका सारा ज्ञान वहीं पर धूल धूसरित होने लगता है, क्योंकि ये अभ्यास मांगती है शिक्षा। ठीक है, ध्यान रखना। कोई पूछता है मुझसे भी कि सर आप इतना कैसे जानते हो, आप कैसे याद रख पाते हो, तो ये कोई चमत्कार नहीं है, ये सिर्फ अभ्यास का ही परिणाम है। वहीं पर वंशिका के 6 नंबर आए हैं, और देखिए वो भी बड़ी कितनी स्पष्टीकरण बड़ा ईमानदारी से दे रही हैं, साफ गोई से। और वो कह रही हैं 6 नंबर में भी 2 तुक्के से सही हो गए हैं, कोई बात नहीं। देखिए कितना बड़ा दिल है। ये इस तरह से आप
निश्चल भाव से आप मुझसे बात करेंगे तो बड़ा अच्छा लगता है। सर्वेंद्र सिंह के 6 नंबर आए हैं, सर्वेंद्र सिंह ने भी अच्छे नंबर लिए हैं। प्रियंका के 7 नंबर हैं, बहुत बढ़िया। और रेनू एक हमारी स्टूडेंट है, उनके 8 नंबर आए हैं। जिन लोगों ने अपने अंक जो हैं यहाँ पर बताए हैं, अंकित किए हैं, वो उनमें सबसे ज़्यादा अंक रेनू के ही हैं, 8। इसका मतलब 2 प्रश्नों में अभी भी कहीं ना कहीं चूक गए। कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये प्लेटफॉर्म इसीलिए बनाया गया कि आपकी प्रैक्टिस रहे। चलें आज के प्रश्नों की ओर। बड़ा ध्यान से देखना इन प्रश्नों को फिर से। ये तो था प्रश्न जो भी आपके सामने है, ये तो था गृह कार्य वाला, जिसका आंसर आपके सामने आया था क्या? निजवाचक। चलिए आज का पहला प्रश्न की बात करते हैं, और पहला प्रश्न ये है आपके सामने, यह लड़का मेरा है। अब आप देख रहे हैं गृह कार्य में जो दिया था मैंने वही वाक्य यहाँ पर भी दे दिया है, लेकिन प्रश्न दूसरे टाइप का है। वहां भी सर्वनाम पूछा था, यहाँ भी सर्वनाम पूछा है, लेकिन गृह कार्य के प्रश्न में मैंने मेरा पर रेखांकन किया था। अब मैंने पूछा है कि इस वाक्य में यह कौन सा सर्वनाम है। ठीक है, तो देखें, सोचें और बताएं कि यह कौन सा सर्वनाम है। अब आप जानते हैं कि यह और वह और इनके बहुवचन ये और वे, ये 2 जगह दिखाई देते हैं आपको। एक तो दिखाई देते हैं आपको ये अन्य पुरुषवाचक में, और आपको ये दिखाई देते हैं निश्चयवाचक में। ये दोनों सर्वनाम वाले शब्द जो हैं निश्चयवाचक और अन्य पुरुष में दिखाई देते हैं, निजवाचक में नहीं दिखाई देते, क्योंकि अभी हमने देखा निजवाचक में स्वयं, खुद, अपने आप ऐसे शब्द चलते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अनिश्चयवाचक में क्या आता है? कोई और कुछ। अनिश्चयवाचक में, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। तो आंसर क्या है, निश्चयवाचक कि अन्य पुरुषवाचक? तो इन दोनों पर ही बहुत सारे लोग आंसर दे रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है। कोई पहला दे रहा होगा और कोई दूसरा दे रहा होगा। बोलिए। तो आप देखेंगे कि ये निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। सब्र रखिए, चौथा भी आंसर नहीं है, ये भी गलत है। अब आप पूछेंगे कि चारों आंसर नहीं है, तो फिर सर आप ये ऐसा प्रश्न क्यों ले आए, विकल्प क्यों नहीं दे दिया? तो ये आपको समझाने के लिए ही दिया है। देखें हम कैसे जो है सर्वनाम की पहचान करते हैं। दोबारा देखें, जब भी आपको सर्वनाम की बात करते हैं तो आपको ये पता है कि सर्वनाम किसी संज्ञा के स्थान पर आता है। तो पहले ये डिसाइड करें कि यह शब्द जो है, क्या यह सर्वनाम के स्थान पर आया है? अगर आया है तो हम इसके स्थान पर वापस एक, संज्ञा के स्थान पर आया है, तो क्या यह, इसको हम वापस संज्ञा में कन्वर्ट कर दें? मान लीजिए मैं लिख देता हूं, इसको एक संज्ञा दे देता हूं, मोहन। अब पढ़कर देखें क्या वाक्य बना, मोहन लड़का मेरा है। ये सही लग रहा है वाक्य? या तो ये वाक्य होना चाहिए था मोहन मेरा है, या यह लड़का मेरा है। मोहन लड़का मेरा है ये वाक्य नहीं होता है। इसका मतलब जो ये यह शब्द है, यह व्याकरण रूप में नहीं आया है। तो यह किस रूप में आया है ये भी जानना पड़ेगा। सबसे पहले ये देखें कि यह जो है लड़का से पहले लगा हुआ है यह, और यह शब्द जो है यह लड़के की विशेषता बता रहा है। ठीक है, लड़के की विशेषता। अब मैं इस शब्द की जगह, यह की जगह एक विशेषण लगा दूं, मान लो लिख दूं बड़ा, बड़ा लड़का मेरा है। वाक्य सही लग रहा है? बिल्कुल सही लग रहा है। छोटा लड़का मेरा है, विशेषण लगा दिया, बिल्कुल सही लग रहा है। इसका मतलब जो ये यह शब्द है यह सर्वनाम के रूप में आया ही नहीं है, तो इसमें आप सर्वनाम के भेद कैसे ढूंढोगे? इसलिए इसका आंसर कोई सर्वनाम नहीं है, यह तो एक विशेषण रूप में आया है। सर्वनाम वाला शब्द विशेषण रूप में आता है, तब उसे हम क्या कहते हैं,
तब हम उसे कहते हैं सार्वनामिक विशेषण। क्या कहते हैं? सार्वनामिक विशेषण। तो ये बच्चों सर्वनाम का प्रश्न नहीं है, ये विशेषण का प्रश्न है। विशेषण के जो 4 भेद आपने पढ़े हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, जो ये सार्वनामिक विशेषण है, क्योंकि सर्वनाम वाला शब्द विशेषण रूप में आया है। और आप ये भी जानते हैं कि विशेषण हमेशा विशेष्य से पहले लगता है। तो आप देख रहे हैं ये जो संज्ञा है लड़का, ये विशेष्य है, और यह जो है ये विशेषण है, पहले आया है। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप चेक करें अपने उत्तर को, तब पता लगेगा। तो यहाँ पर कोई सर्वनाम नहीं है, यहाँ पर तो एक विशेषण है। वो कौन सा है? आपको बताया मैंने अभी, सार्वनामिक विशेषण। क्लियर? चलें आगे। तो इसलिए क्वेश्चन को पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक से पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे मेरी पहले वीडियो में YouTube में मैंने एक कुछ प्रश्न दिया था, और उस प्रश्न में मुझे लिंग लिखना था कि इस शब्द का, बुद्धिमान का लिंग बदलेंगे तो क्या होगा। लेकिन मैंने प्रश्न में जल्दी में ये लिख दिया कि बुद्धिमान का वचन बदलिए। लेकिन बच्चों ने, किसी ने शायद ध्यान न दिया हो और सीधा उत्तर पर टपक पड़ते हैं। ऐसे ही यह लड़का मेरा है, इसका प्रश्न मैंने जो गृह कार्य में दिया था उसमें तो सर्वनाम था, लेकिन इसमें सर्वनाम नहीं है। इसलिए पता लग जाए, यही वाक्य एज इट इज आ जाए पेपर में और बोले अरे सर ने पढ़ाया था बस, इसमें तो निजवाचक है। अरे पहले देख लेना कि वो मेरा की बात कर रहा है कि यह की बात कर रहा है। एक लड़की ने वो त्रुटि पकड़ी थी, सिर्फ बुद्धिमान का लिंग बदलना था, सर आपने उसमें विलोम लिख दिया गलती से। तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसको रेक्टिफाई करने के लिए लिख दिया है। ठीक है, तो इसलिए ढंग से पढ़ें, जल्दबाजी ना करें। समझ गए? चलिए नए प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न जो है वह शब्दावली संबंधी है। ये एक फरलांग शब्द दिया है जो विदेशी शब्द है। जैसे शब्दों के अर्थ आते हैं ऐसे ही आपसे इसका अर्थ पूछ रहा है। फरलांग किसे कहते हैं? लिखा रहता है ना कि 4 फरलांग पर उसका घर है। पहले शब्द मेजरमेंट के लिए यही शब्द चलते थे, गज, अंगुल, फरलांग। ठीक है, अब तो मीटर वगैरह चलते हैं, किलोमीटर चलते हैं। तो ये यूपी के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यूपी में इस तरह के प्रश्न खूब आएंगे, यूपी टेट के लिए, सुपर टेट के लिए। लेकिन हम हिंदी में इसका शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ पूछ सकता है, तो आपको इसका बताना पड़ेगा। जैसे मैथ्स में आ जाता है 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो बताएं कि फरलांग शब्द का क्या अर्थ है तो ये दूरी के बारे में। तो जो लोग जानते होंगे उसका आंसर सही लगा रहे होंगे। क्या आंसर है इसका? इसका आंसर है 220 गज। ठीक है, गज यानी यार्ड। ओके, चलिए अभी तक आपने सोचा नहीं होगा क्या हिंदी में ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं? बिल्कुल आते हैं, आ सकते हैं। तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है ये आपके सामने, वह मेरा दोस्त था। इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है? आप निरंतर देख रहे हैं कि हर 10 प्रश्न जो हम लेकर आ रहे हैं उसमें एक विषय पर हम थोड़े ज्यादा प्रश्न रखते हैं जिससे उसकी अच्छे से आपका अभ्यास हो जाए। वह मेरा दोस्त था, तो आप देख रहे हैं इसमें वह कौन सा सर्वनाम है, यानी सबके बारे में नहीं पूछा है, वह भी है और मेरा भी है। तो पूछा है क्या? सिर्फ वह के बारे में। अब ढंग से देखें और बताएं। आपको अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यह और वह, ये 2 जगह प्रयोग होता है, निश्चयवाचक में और अन्य पुरुष में। ठीक है, ना निजवाचक में और ना अनिश्चयवाचक में, तो ये दोनों तो आंसर नहीं हुए। और अब ये चेक कर लें कि क्या यह एक सार्वनामिक विशेषण तो नहीं है, जैसा अभी आपने पिछले प्रश्न में देखा था।
तो हाँ, यह कोई सार्वनामिक विशेषण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं वह के स्थान पर कोई नाम रखता हूं तो मुझे मिलता है मोहन मेरा दोस्त है। मैं इसके स्थान पर रख सकता हूं ना, मोहन मेरा दोस्त है। इसका मतलब ये मोहन जो नामक संज्ञा है, इसके स्थान पर प्रयुक्त हुआ है ये शब्द, तो ये सर्वनाम है, ये कोई विशेषण नहीं है। ये क्लियर हो गया पहले। जब तक यही ना पता लगे कि सर्वनाम है, तब तक उसका भेद ढूंढना क्या है, बेकार है, बेमानी है। तो ये तो पता लग गया कि सर्वनाम है। अब ये डिसाइड करना है कि वो यहाँ से निश्चयवाचक है या फिर ये अन्य पुरुष है, क्योंकि हमने बता दिया ये दोनों तो आंसर है ही नहीं, क्योंकि इसमें अनिश्चयवाचक में कोई और कुछ आता है और निजवाचक में स्वयं और खुद आता है। तो बताएं कि यहाँ कौन सा सर्वनाम है ये वह। अब ये वह के बारे में हमने आपको बताया कि दो जगह आता है, निश्चयवाचक या अन्य पुरुष। कैसे डिसाइड करेंगे कि कहाँ है? ये किसी किताब में आपको इसका स्पष्टीकरण नहीं दिया हुआ, ये आपको मैं समझा दूं। ये जरूर लिखा है कि यह का प्रयोग पास के लिए होता है और वह का प्रयोग दूर के लिए होता है, लेकिन निश्चयवाचक में होगा कि अन्य पुरुष में कि दोनों में होता है, तो दोनों में ही होता है। तब कैसे डिसाइड करेंगे कि ये वह जो है निश्चयवाचक है कि अन्य पुरुषवाचक? तो बड़ा ध्यान से देखें इस प्रश्न को। यहां क्या लगा हुआ है? था मतलब पास्ट टेंस, भूतकाल क्रिया। जब भी भूतकालिक क्रिया होगी तो वो अन्य पुरुषवाचक होगा, ठीक है? क्योंकि अन्य पुरुषवाचक वहां होता है जहां वक्ता श्रोता से बात करता है और किसी तीसरे की बात करता है, लेकिन वो तीसरा चीज वहां पर मौजूद नहीं होनी चाहिए। निश्चयवाचक में वक्ता श्रोता से जब बात करता है, किसी तीसरे की बात करता है, तो वो चीज वहां पर मौजूद होती है। अगर ये लिखा होता वह मेरा दोस्त है, तो ये निश्चयवाचक हो जाता। सिर्फ टेंस के कारण, काल के कारण ये दोनों में अंतर आता है। किसी किताब में नहीं लिखा, ये फिर बता रहा हूं मैं आपको, ये जो मैंने आपको आज बताई है बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। चौथा प्रश्न है आपके सामने, धरती धकेल। एक शब्द बनाया गया है दो शब्दों से मिलकर, दो पदों से मिलकर। इसमें कौन सा समास है? समास की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली है, तो आप मुझे बताएं। तो आप पहले इसका विग्रह करते हैं संबंध की दृष्टि से, तो क्या आएगा? संबंध में आता है का के की, तो क्या मैं लिख दूं धरती का धकेल? सही लग रहा है आपको धरती का धकेल? नहीं। तो फिर क्या आएगा? अधिकरण लिख दूं? अधिकरण में क्या आता है, में या पर? तो क्या लिख दूं धरती में धकेल या धरती पर धकेल, ऐसा कुछ लिख दूं? नहीं, यह भी उत्तर नहीं है। क्या ये आंसर नहीं है हमारे पास, और ना ये आंसर है, सॉरी। ये ना आंसर है हमारे पास संबंध तत्पुरुष और ना ये अधिकरण तत्पुरुष। तो क्या ये कोई व्यक्ति विशेष है जो धरती धकेल कहा गया है? तो किसको कहते हैं धरती धकेल? है किसी का नाम जानते हैं आप? नहीं जानते। तो यानी किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। तो क्या चौथा आंसर है, या ये भी बहकाने के लिए मैंने आपको लिख दिया है चौथा आंसर कुछ और ही हो? तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर इसका यही है, घबराओ मत, मैंने कोई नहीं बहकाया इस बार। आंसर कर्मधारय है, क्योंकि कर्मधारय कर्म कारक में क्या आता है, को। तो आंसर क्या होना चाहिए विग्रह इसका? धरती को धकेलने वाला, ये होना चाहिए इसका विग्रह। इसलिए ये कर्म कारक है, किसी व्यक्ति विशेष को धरती धकेल नहीं कहते हैं। जैसे आप हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध को पढ़ेंगे, कुटुज, मेरे को वहीं से मिला ये शब्द। और मैंने जब हम कोई चैप्टर पढ़ते हैं, पाठ पढ़ते हैं, तो मैं उसमें व्याकरण को ढूंढ लेता हूँ, और कोई व्याकरण के शब्द पढ़ता हूँ तो वो शब्द कहीं किसी पाठ में होते हैं तो उनको याद कर लेता हूँ। इस तरह से आपका भाषा और व्याकरण का परस्पर संबंध
और उसका विश्लेषण लगातार चलता है। तो कुटुज नामक निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि ये कुटुज न जाने कहां से अपने लिए जीने के लिए रस निचोड़ लेता है। यह धरती को फोड़कर बाहर निकल जाता है, धरती धकेल है ये, ठीक है। तो क्या कुटुज को धरती धकेल कहते हैं? अगर केवल कुटुज को कहते तो बहुब्रीहि समास हो जाता, लेकिन केवल कुटुज को नहीं कहते, उन्होंने कुटुज के लिए प्रयोग किया है। कोई भी हो सकता है, जैसे महात्मा। अब महात्मा कोई भी हो सकता है, महात्मा जरूरी थोड़ी गांधी जी हैं, महात्मा बुद्ध भी हो सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ ये कर्मधारय समास। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चल रहे हैं। विलोम शब्द आया है आपके पास करने के लिए, और सबसे पहले ये दो चीजें देखनी चाहिए आपको क्वेश्चन में, शब्द और फिर उस शब्द के संबंध में क्या पूछा गया है। ये दो चीजें ध्यान रखेंगे तो फिर आप उत्तर से नहीं भटकेंगे। अधिकतर बच्चा केवल शब्द पर ध्यान देता है, उसको क्या करना है ये चीज पर ध्यान नहीं देता, इसलिए वो गलती खा जाता है। मैंने कहा कि इसीलिए पहले वीडियो में ध्यान नहीं दिया गया। और विलोम बताइए, तो तब आप विलोम बताएंगे कि इसके आपको नियम मालूम हो एक चीज, या फिर आपने वोकैबुलरी में इसको अच्छे से रट रखा हो। तो कुछ लोग बताते हैं निर्मल का कठोर, ये गलत है। क्यों है कठोर गलत? क्योंकि कठोर का अपोजिट मेरे पास है क्या? कोमल। अब देखिए इसमें मल लिखा है, इसलिए हमारे को दिमाग में रहता है कि कठोर होगा और भूल जाते हैं। ये कठिन भी नहीं है, क्योंकि इसका तो क्या है, आसान। अब मैला का क्या होगा? मैला का मतलब होता है गंदा, और निर्मल का मतलब साफ। तो क्या हम निर्मल का अपोजिट मैला लगा दें? तो ये भी सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि निर्मल एक तत्सम शब्द है, तो इसका विलोम भी तत्सम में होगा, ये नियम है। तद्भव का विलोम तद्भव में होगा, ठीक है। तो मैला इसका अपोजिट मीनिंग दे रहा है, लेकिन अपोजिट शब्द नहीं है इसका विलोम शब्द ये। तो निर्मल का विलोम शब्द क्या है? मलिन। क्या है? मलिन। और इनमें कोई में भी आंसर नहीं है। और जबकि हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है यहां पर मलिन। ये हमारा आंसर है मलिन, और उसका तद्भव रूप है मैला। इसलिए कई बच्चे सोचते हैं 4 ऑप्शन दिए हैं, इन्हीं में से एक ऑप्शन होगा। हाँ, वो बात अलग है कि एग्जाम में ऐसा नहीं होगा, आपके पास कहीं ना कोई ना उत्तर दे रखा होगा। लेकिन अगर ऐसा दे दिया जाए, मान लीजिए उत्तर में स्वच्छ दे दिया जाए, मैला दे दिया जाए, कठिन दे दिया जाए और चौथा दे दिया जाए इनमें से कोई नहीं, तो ऐसे प्रश्न इस तरह से बनाए जाते हैं। भूलोगे तो नहीं, गलती मत करना। चले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। तो 5वां प्रश्न आपके पास है, ये रहा। गहमा गहमी का क्या अर्थ है? ये भी शब्दावली से जुड़ा हुआ प्रश्न है। जो शब्द हम डेली बात करते हैं दिनचर्या में, उन्हीं में से, वोकैबुलरी में से ही ग्रामर के लिए वो अपनी सामग्री एग्जामिनर जुटा लेता है। मैंने भी जुटा लिया आपके लिए। अब हम कहते हैं गहमा गहमी हो गई, गहमा गहमी हो रही है। क्या होता है गहमा गहमी? तो आप देखें, क्या इसका मतलब खींचना होता है, गुस्सा करना होता है, ऐसा कुछ है? तो इसका आंसर खींचना नहीं है। कुछ लोग गहमा गहमी की गर्मा गर्मी हो गई, इससे अर्थ ले लेते हैं और लिख लेते हैं गर्मा गर्म, ये भी नहीं है। बहुत लोग इकट्ठे हो जाते हैं, गहमा गहमी हो गई, ये सोचकर लिख देते हैं आंसर बहुत ज्यादा। क्या आंसर यही है? तो इसका आंसर ये नहीं है। तो आंसर क्या है? भीड़ भाड़। जब किसी एक स्थान पर बहुत से लोग इकट्ठे हो जाएं, किसी भी विषय को लेकर, किसी भी कारण से, किसी भी घटना से, तो उसे कहते हैं गहमा गहमी, ठीक है। ध्यान रखना, हमें सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं उसमें ये शब्द प्रयोग करते हैं तो उसका नियर बाई अर्थ पकड़ते हैं, जो सही अर्थ है वही आपको उत्तर दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न आपके पास है, शायद आपने शब्द पढ़ा हो, भूखमरा।
इसमें कौन सा समास है, भुखमरा में कौन सा समास है। कई बच्चे क्या करते हैं कि जब हम प्रश्न देते हैं या पढ़ते हैं, सबसे पहले गूगल को सर्च करते हैं, क्योंकि लगता है गूगल बाबा हमारा जीवन का आधार है, वही सही प्रश्नों के उत्तर देने का आधार है। लेकिन आप अभ्यस्त हो चुके होंगे, लेकिन ये भी जान चुके होंगे कि गूगल में सब कुछ सही नहीं है, क्योंकि गूगल कोई विशेष चीज नहीं है। हम और आप जैसे लोग ही अपने मतों के अनुसार अपनी सोच से उत्तर दे देते हैं, और गूगल पे वो टहलते रहते हैं उत्तर। तो गूगल पर सब कुछ सही होगा ये जरूरी नहीं है, इसीलिए ये प्रश्न आपके लिए रखा गया है। अब करण कारक करण तत्पुरुष है, इसमें अपादान तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है समास, या अव्ययी भाव समास है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको अव्ययी भाव समास का उत्तर देते हैं, जो कि गलत है। अव्ययी भाव समास कहाँ होता है, जहां पर दो पदों में से एक पद जो है अव्यय हो, लेकिन यह भूख भी एक शब्द है और मरना भी एक शब्द है। तो ये अव्ययी भाव कैसे हो गया, जबकि गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको ये अव्ययी भाव में मिल सकता है। और ऐसे ही प्रश्न एग्जामिनर उठाता है, मैंने भी उठाया आपके लिए, जिससे कि आप गूगल वाले उत्तरों से बचकर सही उत्तर की ओर चल सके। अव्ययी भाव इसका आंसर नहीं है, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं कहा गया, इसलिए बहुब्रीहि भी नहीं है। अब रह गया करण तत्पुरुष और अपादान तत्पुरुष। दोनों तत्पुरुष के बीच में क्या आता है, ये कारक चिन्ह आता है से। तो दो पद हैं इसमें, भूख से मरा या मारा हुआ, ये इसका विग्रह हुआ। ये तो पता लग गया कि से इसमें एक कारक चिन्ह लगा हुआ है, और से जो है करण तत्पुरुष या अपादान तत्पुरुष में आता है। अब सोचकर बताएं कि दोनों में से कौन सा उत्तर है, या दोनों ही उत्तर नहीं है अभी भी। तो आप जानते हैं अपादान में जो से आता है वो अलग होने के लिए आता है। क्या भूख से मारा हुआ में जो से है वो अलग होने के भाव में है? नहीं, तो ये उत्तर नहीं है। और करण में जो से लगता है उसका मतलब क्या होता है, द्वारा। तो यहाँ यही सेंस आ रहा है, भूख के द्वारा मारा हुआ। यस, यही उत्तर आ रहा है। इसलिए हमारा जो उत्तर है वो क्या है, करण तत्पुरुष है। सही, फिर बता रहा हूं, नेट के गूगल के भरोसे मत बैठना। जा तो मेरा मैटर भी यूट्यूब पर जा रहा है, गूगल के थ्रू ही जा रहा है, लेकिन फिर आपको बता रहा हूं, आप किसी भी चीज को ग्रहण करें तो अपने विवेक से ग्रहण करें। तो जो मैं आपको दे रहा हूं उसको समझ कर ले लें। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 8वां प्रश्न आपके सामने है, और ये साहित्य संबंधी प्रश्न आ गया है फिर से, कि श्रद्धा और प्रेम के योग का नाम भक्ति है। बड़ी चर्चित पंक्ति है, किस इतिहासकार या आलोचक ने कहा है ये? तो आंसर क्या है, जिन्होंने पढ़ा है बीए और एमए में, दोनों में ये निबंध लगा हुआ है, श्रद्धा और भक्ति नाम का निबंध। तो किसका है, रामचंद्र शुक्ल का। शुक्ल जी ने चिंतामणि नामक निबंध संग्रह लिखा, उसमें भाव और मनोविकार के निबंध उठाए हैं। उसमें एक निबंध है श्रद्धा और प्रेम, श्रद्धा और भक्ति नाम का। निबंध का नाम है क्या, श्रद्धा और भक्ति। ये एक निबंध है, उस निबंध से ये पंक्तियां उठाई गई हैं। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, ना हजारी प्रसाद द्विवेदी का, ना विश्वनाथ त्रिपाठी का। चलें आगे। अब आइए, नेक्स्ट प्रश्न आ गया है आपके पास, मॉरिशस का प्रेमचंद किसे कहते हैं? यह भी साहित्य का प्रश्न है, और इस बार आने वाले एग्जाम में कहीं पर भी आ सकता है ये प्रश्न। क्यों इंपॉर्टेंट है ये जान लें। प्रेमचंद के बारे में तो आपने खूब पढ़ा है। मॉरिशस का प्रेमचंद का मतलब, जैसे प्रेमचंद हिंदुस्तान में बैठ के जैसा लिख रहे थे, वैसा ही दर्द किसानों के लिए, मजदूरों के लिए लिखने वाले कौन है? तो वो हैं प्रवासी लेखक।
तो यहाँ जो दिए हैं मैंने नाम कमल किशोर गोयंका, ये कोई प्रवासी लेखक नहीं है, तो ये उत्तर नहीं है। तेजेंद्र शर्मा एक प्रवासी लेखक है, अभिमन्यु अनंत एक प्रवासी लेखक है, गिरिराज किशोर एक प्रवासी लेखक नहीं है। तो सबसे पहले तो ये जानना पड़ेगा कि कौन से हमारे पास प्रवासी लेखक हैं और कौन से नहीं है। प्रवासी का मतलब होता है तो दूसरे देश में जाकर हिंदी साहित्य का सृजन कर रहे हैं। अर्चना पैन्यूली, सुषम बेदी, तेजेंद्र शर्मा, अभिमन्यु अनंत, ऐसे नाम ढेरों हैं जो विदेश में बैठकर हिंदी साहित्य की सेवा कर रहे हैं और इस प्रवासी साहित्य कोर्स में लगा दिया गया है और इस पर प्रश्न आएंगे। कमल किशोर गोयंका ने अभिमन्यु अनंत से बहुत अच्छी मित्रता थी और उनके साक्षात्कार लिए हैं। कमल किशोर गोयंका जी व्यास सम्मान से सम्मानित हैं, लेकिन मॉरिशस खूब गए हैं, लेकिन वो मॉरिशस के प्रेमचंद नहीं है, ना वो प्रवासी लेखक है। तेजेंद्र शर्मा प्रवासी लेखक हैं, लेकिन उन्हें मॉरिशस का प्रेमचंद नहीं कहते क्योंकि वो मॉरिशस में बैठकर नहीं लिख रहे हैं। हाँ, इनकी कहानी है बड़ी इंपॉर्टेंट, कब्र का मुनाफा, ठीक है, तो ये भी मॉरिशस के प्रेमचंद नहीं है। गिरिराज किशोर की बात करें तो गिरिराज किशोर प्रवासी जो मजदूर थे उन पर लिख रहे हैं। पहला गिरमिटिया आपने पढ़ा होगा, अवार्ड मिला उसे, रचना लिख रहे हैं प्रवासी उस पर, मजदूरों पर, लेकिन न प्रवासी लेखक हैं और न मॉरिशस के प्रेमचंद के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है हमारे पास? तो इसका सही आंसर है अभिमन्यु अनंत, जो मॉरिशस में रहकर सबसे पहले जितने हमारे यहाँ यूपी बिहार से लोग बंधुआ मजदूर बनकर मॉरिशस में गए थे और वहाँ काम कर रहे थे, और वहाँ काम के बाद जब विश्राम करते थे तो रामायण और महाभारत और गीता जैसे ग्रंथ यहाँ से ले गए थे, उनका पाठ करते थे। इस प्रकार मॉरिशस में धीरे धीरे हिंदी का प्रचार प्रसार बढ़ा और वहाँ के लेखकों में जो पहला लेखक उभर कर आता है वो है अभिमन्यु अनंत, और इनकी इसी वर्ष मृत्यु भी हुई है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि परीक्षा में आपके लिए आ जाए। चलें आगे। इस तरह से आपको पूरी विस्तार से जानकारी चाहिएगी, तभी आप उत्तर दे सकते हैं। मॉरिशस का प्रेमचंद बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का आखिरी प्रश्न है ये हमारे पास कि आधुनिक काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। आपने अभी तक ये प्रश्न पढ़ा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है, तो वो आप आंसर जानते हैं, वो कौन सा है? भक्तिकाल है। लेकिन मेरा प्रश्न है आधुनिक काल का, हिंदी साहित्य का नहीं, आधुनिक काल का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? क्या किसी और को भी कहा जाता है या केवल हिंदी साहित्य के भक्ति काल को ही कहा जाता है, चाहे वो आधुनिक का हो चाहे पूरे साहित्य का हो? तो भक्ति काल इसका उत्तर नहीं है। भारतेंदु युग को कुछ लोग मान लेंगे स्वर्ण युग, क्यों? क्योंकि विभिन्न गद्य का जन्म हुआ, हिंदी का विकास हुआ, नहीं। कुछ लोग द्विवेदी युग को मानना चाहेंगे क्योंकि द्विवेदी युग ही ऐसा है जहां खड़ी बोली का विकास हुआ, परिष्कार हुआ, तो ये एक स्वर्ण युग होगा, नहीं। स्वर्ण युग कौन सा है आधुनिक काल का? छायावादी युग। यहाँ प्रेम, सौंदर्य, दर्शन, रहस्य, इन सब की चर्चा वहां मिलती है। इसलिए आधुनिक काल का स्वर्ण युग अगर किसे कहा जाता है तो वह है छायावादी युग। ठीक है, मुझे आशा है कि आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। हमने फिर संतुलन बनाते हुए साहित्य और व्याकरण दोनों के प्रश्न रखे थे। अभी वीडियो बंद नहीं करना है क्योंकि आपको पता है कि अभी गृह कार्य बाकी है, तो गृह कार्य के लिए प्रश्न आ रहा है आपके पास। उससे पहले मेरा अनुरोध, क्या अनुरोध आप सब जानते हैं, जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, वैसे ही मैं भी आपसे चाहता हूं कि मैं आपके लिए इतने प्रश्न ला रहा हूं आपके विकास के लिए, तो आप भी जो है अपने ही चैनल, ये आपका चैनल है, मेरा नहीं है, उसके लिए से अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी ज़रूर करें, और जो भी समस्या आ रही है किसी प्रश्न को लेकर उसको भी अपने कमेंट बॉक्स में डालें और स्व मूल्यांकन करके भी डालें कि कितने प्रश्न आज ठीक किए।
इसको रूटीन में ले आइए आप डेली, तभी आप कुछ पा पाएंगे। ठीक है, और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। अकेले अकेले ज्ञान नहीं लेना है। शिक्षा बांटने से बढ़ती है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ये आपको बता रखा मैंने। मैं भी बांट रहा हूँ अपने लाभ के लिए, मेरा ही ज्ञान बढ़ रहा है, और आज आपका बढ़ा, ये और बढ़ेगा तब जब ये आप इसे बांटेंगे। ठीक है, औरों को भी जोड़ें। चलिए, गृह कार्य का प्रश्न आपके सामने है। यस, ये कि प्रेमचंद की नीली आंखें किसकी रचना है? ऑप्शन है अमृत राय, मदन गोपाल, शिवरानी देवी, हरिशंकर परसाई। हो सकता है किसी ने ये रचना पढ़ी हो सकता है सुनी हो, लेकिन फिर मेरा मान कहना है कि गूगल के भरोसे मत रहना, सही उत्तर ढूंढ के लाना मेरे पास, तभी जो है मज़ा आएगा, और तभी लगेगा कि हाँ आपने कुछ पाया है। आपका कोई भी परीक्षा हो, उन सब में ये काम आएगा, मैंने आपको पहले ही बताया है। ठीक है, चलें, कल फिर मुलाकात होगी 10 प्रश्नों के साथ और इस गृह कार्य के सही उत्तर के साथ। तब तक देखने के लिए धन्यवाद। फिर कह रहा हूँ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर डालें, अच्छा हो चाहे बुरा। चलिए, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।